कन्विक्शन है और मुसलमानों की आबादी 14.2% है। प्रिवेंटिव डिटेंशन यदि जिसको इस्तेमाल किया जाता है जुडिशियल प्रोसेस को सबवर्ट करने के लिए और फेक ट्रायल को सबवर्ट करने के लिए, आज भारत की जेलों में 30% डेटेन्यूज मुसलमान हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 में 33% मुसलमान डेटेन्यूज थे। आज 83.9% उत्तर प्रदेश की जेलों में मुसलमान डेटेन्यूज है। सर, एक और मिसाल दे रहा हूं, CSDS की रिपोर्ट है, थिंक टैंक है बहुत बड़ा, जो कहता है कि दे हैव फाउंड सब्सटेंशियल प्रेजुडिस अगेंस्ट मुस्लिम द पुलिस फोर्स। बिहार, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, झारखंड, 2/3 of the surveyed police personnel believe that Muslims were more inclined to violence than members of the communities. ये empirical evidence है। इसी रिपोर्ट में कहा गया कि 35% जिन पुलिस के अहदेदारों का सर्वे किया गया, उन्होंने मॉब वायलेंस को नेचुरल करार दिया, खास तौर से उन केसों में जहां पर काउ स्लॉटर होता है। CJPAP का इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है सर कि कोविड-19 के दौरान जिन लोगों 25% मुसलमानों का अरेस्ट किया गया था, ये बायसनेस नहीं है तो क्या है। मध्य प्रदेश में मुसलमान 7% के करीब है और 21% मुसलमानों का नाम सर FIR में डाल दिया गया था। सर, प्रोजेक्ट 39 ने, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने उन लोगों का सर्वे किया जिन पर सजाए मौत दी गई। हैरत अंगेज बात यह है कि सर 76% बैकवर्ड क्लास, दलित और रिलीजियस माइनॉरिटी से ताल्लुक था। कितने दलित और STs डेथ रो पर हैं सर? महाराष्ट्र में 50%। कितने मध्य प्रदेश में है सजाए मौत के? 36% दलित और आदिवासी। कर्नाटका में 36%, बिहार में 31%, झारखंड में 30%, गुजरात में 19 लोग जो सजाए मौत के इंतजार में हैं, 15 मुसलमान हैं। केरल में 60% जो सजाए मौत के मुल्जिम है रिलीजियस माइनॉरिटीज है। सर, आखिर इस देश में कब तक ये चलता रहेगा कि अनस्पोकन रिजर्वेशन उन लोगों के लिए उनके पास पूरा पॉलिटिकल पावर है और एक अनस्पोकन रिजर्वेशन है दलित, मुसलमान, आदिवासियों के, इनको जेल में रहना पड़ता है? कि आखिर ये कैसे मुमकिन है सर कि आलाजात के जो अक्सरियती तबके के लोग हैं उनके पास सियासी ताकत है, माशी ताकत है, सोशल ताकत है और मुसलमान और दलित आदिवासी जेलों में पड़े रहते हैं। अरे अगर आप 3 कानून लाकर इस्लाह कर रहे हैं तो कौन सा इस्लाह है? आप तो ताकतवरों का रिफॉर्म कर रहे हैं, गरीबों को इससे क्या फायदा हो रहा है? तो जैसा अंग्रेजी में कहा गया था कि द क्योर इज डेंजरस देन द डिजीज। सर अब आप आ जाइए BNSS पर, क्लॉज 187, डिटेंशन का पीरियड देख लीजिए सर 187(3) में, यानी 15 दिन से ज्यादा आपको मुश्किल है प्रेजेंटली। अब आपने प्रोविजन दे दिया कि 90 दिन तक आप कभी भी 5 दिन का, 6 दिन का, 10 दिन का, यानी 90 दिन तक किसी को बेल नहीं मिलेगी। और हैरत अंगेज बात यह है कि UAPA के कानून में जिसको जेल में डाला जाता है UAPA में, 30 दिन के बाद एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को कोर्ट में एफिडेविट देना पड़ता है कि क्यों आप पुलिस कस्टडी ले रहे हैं जेल से। आपने वो भी निकाल दिया। यानी जिस किसी को भी आप इस कानून में अरेस्ट करेंगे, UAPA से ज्यादा मैं 90 दिन जेल में रहूंगा। और कौन रहेगा जेल में? मुसलमान रहेगा, दलित रहेगा, आदिवासी रहेगा और बेल उसको नहीं मिलेगी। तो ये खुद सुन लीजिए, तो यानी कन्विक्शन नहीं होगा, ना बेल मिलेगी क्योंकि पुलिस कस्टडी है। यह कानून में है सर, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, DK बासु के गाइडलाइंस को आपने अडॉप्ट नहीं किया। क्लॉज 53(1), आप ये भी नहीं कह रहे कि भाई कौन उसको एग्जामिन करेगा, तो डिस्क्रेशन ऑफ द मेडिकल प्रैक्टिशनर। अरे आप ये पुलिस में जब जाते हैं तो पुलिस इतनी खातिर तवाज़ो करती है कि तलवों से लेकर जिस्म तक पूरे निशानात उसके जिस्म पर रहते, और आप कह रहे हैं कि मेडिकल प्रैक्टिशनर डिस्क्रेशन करेगा तो होगा। अब आप आ जाइए सर इसके ऊपर, आपको बता रहा हूं सर। अब आप देखिए क्लॉज 187 तो आपके सामने जिक्र कर दिया मैं सर। अब आप देखिए क्लॉज 472 मर्सी पिटीशन, आर्टिकल 79 और 161 का कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, और ये आप कानून लाकर कहती हैं कि उसकी तरफ से मर्सी पिटीशन डालेगा तो कन्विक्ट, लीगल है, अदर रिलेटिव। सर, जो सजाए मौत काटेगा वो तो आधा पागल हो जाता है जेल में। आप थर्ड पार्टीज को मौका नहीं दे रहे। ये कौन सा इंसाफ है बताइए आपका? ये कौन सा इंसाफ है आपका? और फिर सर आप ये बताइए कि थर्ड पार्टीज को बाहर कर रहे हैं। अच्छा, कितना टाइम आप दे रहे हैं?
कितना टाइम आप दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के रिजेक्शन ऑफ एसएलपी के बाद 30 दिन और गवर्नर के रिजेक्शन के बाद 60 दिन? ये कैसा इंसाफ होगा सर? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मल्टीपल मर्सी पिटीशंस कैन बी फाइल्ड, आपने उसको भुला दिया। अच्छा सर, अब आप एक और बात देख लीजिए, क्लॉज 479 में ये कहते हैं कि अगर कोई डिटेंशन पीरियड अपना 1/2 ऑफ द क्राइम जो ऑफेंस का पूरा कर लिया तो उसको बेल मिलेगी। आप तो उसको और खतरनाक कर दिए हैं। आप ये कहते हैं, उसमें ये कहते हैं सर, यहां पर आपने कह दिया क्लॉज 187 में, सॉरी सर, ये डिटेंशन मल्टीपल क्लॉज 479 में अगर एक से बढ़ के ज्यादा ऑफेंस होगा या ऑफेंस होगा लाइफ इंप्रिजनमेंट का या पेंडिंग होगा तो उसको बेल नहीं मिलेगी। अरे हम तमाम तो, ऋषिकांत दुबे आप पर जब केस लगा, आपने कहा आपकी गाड़ी पर हमला हुआ, मैं जानता हूं, आप पर तो एक सेक्शन नहीं लगा, कई सेक्शन आप पर लगा दिए गए, तो फिर मुझे बेल नहीं मिलेगी। ये क्या कर रहे हैं आप? किस लिए कर रहे हैं आप? दादा भी लगा रहे, भाई आज आप वहां बैठे, कल आएंगे इंशाल्लाह, फिक्र मत करिए। पावर इटर्नल नहीं होता, ये तो कुदरत का निजाम है कि जो गंदगी करता है तो उनके लिए किसी और को मौका मिलता है, मगर आपको आना पड़ेगा एक दिन। आप ये गंदगी कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि हमने आप किसको कितना पर्सन्स वर पेंडिंग प्रोसीडिंग्स इन मोर देन वन ऑफेंस, और चार्जशीट में कई आते हैं। यानी जब हम पर केस बुक होता है सर तो फूल का गुलदस्ता आता है, हर सेक्शन होता है उसमें, तो मुझे बेल नहीं मिलेगी। तो ये एक बात है सर। फिर आप आ जाइए सर, मैं आपको बताना चाहूंगा सर, यहां पर आपको, सॉरी सर, ये इतना बड़ा बिल है। फिर आप टेररिज्म पर सर, बीएनएस का टेररिज्म सर, ये बड़ा ही डेंजरस आपने खतरनाक आपने काम किया है। इससे दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं होगा, सिविल लिबर्टीज खतरे में पड़ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है सर, इसमें आपने नोटिफाई करेंगे किसी को टेररिस्ट, कोर्ट क्यों नहीं करेगा? पुलिस वाला कैसे करेगा मुझे टेररिस्ट नोटिफाई? किसी ऑर्गेनाइजेशन को प्रेरित घोषित कर देंगे। तो ये खुद सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस का वायलेशन है और इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस का वायलेशन है। तो ये मोदी सरकार जुडिशरी के पावर्स को छीनकर खुद जज जूरी एग्जीक्यूशन बन रही है। किसी शायर ने बड़ा अच्छा कहा था सर, वही कातिल वही मुखबिर वही मुंसिफ ठहरे। सर मैंडेटरी वीडियो रिकॉर्डिंग आपने कहा कि जिस जगह पर इस प्लेस पर सर्च होता है वीडियो रिकॉर्डिंग की, मैं ये कहता हूं कि जब मेरा अरेस्ट होगा वीडियो रिकॉर्डिंग करिए, क्यों नहीं करते आप? जब मेरे घर पर पुलिस आती है वीडियो रिकॉर्डिंग करिए, जो मैं पुलिस को देता हूं उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करिए, विटनेस स्टेटमेंट होगा क्लॉज 183 में उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करिए। क्यों नहीं आप पैसे देते कि हर पुलिस वाले के जिस्म पर एक वीडियो रिकॉर्डर हो और एक्यूज को मिलना चाहिए? आप नहीं मिलता एक्यूज को। हाँ, आपको नहीं है, मैं जानता हूं। क्लॉज 250 और 262 सर इनकंसिस्टेंट है। तो क्लॉज 250 में 60 डे टाइम लिमिट है डिस्चार्ज के लिए। अगर एक्यूज को कागज नहीं मिलता है, हम सब जेल में गए, मैं कई मर्तबा जेल में गया हूं, ससुराल में इतना नहीं गया जितना जेल को जाने का मुझे मौका मिला, चाहे कांग्रेस की तेलुगु देशम की हुकूमत रही है। कुछ लोग क्लॉज 262 है, क्लॉज 262 में डिस्चार्ज एप्लीकेशन है, वो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के बाद डाल सकते हैं। ये इट डिफीट्स द पर्पस। व्हाट इज द discharge application which is to prevent police from using delay tactics? Discharge always precedes framing of charges. आप मैं उस वक्त तक डिस्चार्ज नहीं डाल सकता जब तक कि वो नहीं होगा। अच्छा, क्लॉज 251 263 देखिए सर, टाइम लिमिट फॉर फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस इन केसेस ऑफ सेशन ट्रायल्स 60 days ऑफ फर्स्ट हियरिंग चार्जेस, वारंट चार्जेस शुड बी 90 days। मगर आपने क्या किया? होशियारी देखिए, बर्बाद करने का कहानी। 193(9) डाल दिया आपने, Can it prescribes a 90-day time limit for further investigation? For further investigation, what will happen when supplementary charge sheet are put? Will the accused be acquitted? क्या मुझे छोड़ देंगे आप? क्या कोई टाइम लाइक दिस इज अ डेड लेटर? यानी आप तो पूरा का पूरा सिविल राइट्स लिबर्टीज बोलिए सब छीन ले रहे। अच्छा सर, इसमें आपने लिंचिंग का एक कानून बनाया बीएनएस में, सेक्ट क्लॉज 103 में। अब आप इसमें देखिए सर, लिंचिंग कब हो सकता है? जब आप ये बताएंगे कि ये पर्सनल बिलीफ पर मारा गया, किसी को जेंडर पर मारा गया, कास्ट पर मारा गया,
सर आप तो एक्यूज को तो मौका दे रहे हैं छोड़ने के लिए, आप तो एक्यूज को मौका दे रहे हैं। अच्छा, पर्सनल बिलीफ में रिलीजन क्यों नहीं लिखते भैया आप? इन तीनों कानून में रिलीजन इस्तेमाल किया गया, पर्सनल बिलीफ में रिलीजन नहीं आता। अच्छा सर, आप ये भी देख लीजिए कि 1019 सर जी 190 में अनलॉफुल असेंबली है, 5 और मोर एक्टिंग टुगेदर। फिर ये क्यों कर रहे हैं आप? 5 मिलकर भी मर्डर करेंगे तो एक 103 भी तो आपने कर दिया, तो इनका यानी ये तो इसका अनलॉफुल एक्टिंग टुगेदर है। अच्छा सर, मैं आपको बताना चाहूंगा आपके ये बीएनएस का 172(2) आप देखिए कि पेटी केसेस में व्हेन द ओकेजन इज पास्ट, किसका मतलब क्या है? व्हेन द ओकेजन होगा क्या सर? अब हम चुनाव लड़ते तो जो हमारा जो पार्टी अपोजिंग रहती वो कहती कि अब इनके 25 लोगों को 50 लोगों को गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार कर लेते मेरे बूथ के एजेंट्स को, और बोल रहे व्हेन, उसमें आप लिख रहे क्या है? व्हेन द ओकेजन इज पास्ट, माने पास हो जाएगा पोलिंग के 5 बजे छोड़ देंगे। अरे आप अपना ही हाथ काट रहे हैं अपने आप, याद रखिए। आज आप मुस्कुरा रहे हैं, कल यहां पर बैठेंगे कोई और कर देगा काम आपके ऊपर। अच्छा रेप सर, रेप क्या? रेप सिर्फ महिलाओं का होता है, मर्दों का रेप नहीं होता है क्या? आपका प्रोविजन नहीं है क्या? स्टॉकिंग नहीं होती है मर्दों की? अच्छा जस्ट होता है सर, आप हंस रहे हैं, होता है, होता है। आपकी हंसी इस बात का इकरार है कि आप जानते हैं किसका हुआ है। तो जस्टिस जेएस वर्मा सर, जस्टिस जेएस वर्मा का जेंडर न्यूट्रल बनाइए। अच्छा क्लॉज 69 को, क्लॉज 69 लव जिहाद आ गया। देखिए सर, क्लॉज 6 लव जिहाद आ गया, उसमें बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव ही नहीं कर पाएंगे आप। अब उसमें क्या बताना पड़ेगा? सप्रेसिंग आइडेंटिटी, यानी अगर कोई महिला मोनू मानेसर चोमू चंडीगढ़ से इश्क करती है, बाद में उसको मालूम होता है कि वो मानेसर का नहीं है, चंडीगढ़ का नहीं है, तो क्या क्लॉज 69 एक्शन में आएगा? आप बताइए कि अच्छा अगर कोई ये कहेगा कि मेरा नाम कुछ नाम है, कई कुछ नाम होता है जो कॉमन नाम होता है मुसलमानों में, दीगर मज़ाहिब में, तो क्या वो सेक्शन अप्लाई होगा? ये क्या आप कर रहे हैं? अच्छा आपने अडल्ट्री को निकाल दिया, आपने होमोसेक्सुअलिटी को निकाल दिया, तो ये कंसेंशुअल सेक्सुअल रिलेशन जो 18-20 साल के ऊपर के लोगों में करते हैं, मैं इसका खिलाफ जरूर हूं मजहबी एतबार से, मगर आप क्यों उनके ऑटोनॉमी को रोकना चाहते हैं? अच्छा सर, सेक्शन क्लॉज 1093 बीएनएस का, आपको इट डज नॉट रिक्वायर नॉलेज और इंटेंशन पार्ट ऑफ पर्सन फैसिलिटी कमिश्नर ऑर्गेनाइज क्राइम। ये मैं 5 मिनट दीजिए सर। सर बीएनएस का अब सेडेशन पे देख लीजिए, सेडेशन को आपने दोबारा ला लिया, लफ्ज सेडेशन इस्तेमाल नहीं किया आपने। 3 साल से 7 साल आपने सुप्रीम कोर्ट को अंडरटेकिंग दी थी कि प्रोविजन नहीं लाया जाएगा। तो चेयरमैन सर, यहां पर हिंदी के एक बहुत मशहूर कवि का वो शेर मुझे याद आ रहा है, मैथिली शरण गुप्त का, कि राज्य को यदि हम बना लेंगे भोग तो बनेगा वो प्रजा का रोग, फिर कहूं मैं क्यों ना उठकर हूं आज मेरा धर्म राजद्रोह। कार्ल मार्क्स ने कहा था सर, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ फर्स्ट एज ए ट्रेजेडी, सेकंड एज अ फार्स। आप क्लॉज 195(1)D देखिए, इट क्रिमिनलाइजेस द मेकिंग ऑफ पब्लिकेशन ऑफ फॉल्स एंड मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन जेपरडाइजिंग सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। वेग है, यानी जो कोई भी पत्रकार इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म लिखेगा आप उसको इस्तेमाल कर लेंगे और जेल की सलाखों में उसको डालकर आप सड़ा देंगे। सर मैं आपको और एक बात बताना चाहूंगा कि रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट जो आईपीसी में था 2 साल थे, 304, आप उसको बढ़ाकर 5 साल कर दिए 1061 में, बीएनएस 1 में। और रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग 304 आईपीसी में था 2 साल की सजा, आपने 10 साल कर दिया। ये क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का हिस्सा नहीं है। अच्छा क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर प्रदेश में यूपी गैंगस्टर एक्ट में एक चार्जशीट में गैंगस्टर एक्ट लगता। सर आप बताइए फिर यूएपीए का क्या होगा, पीएमएलए का क्या होगा, महाराष्ट्र मकोका क्या क्या होगा, गुजरात के कोका क्या क्या होगा? आप ये सब कानून रख रहे हैं और एक पुलिस वाले को आप ये तमाम कानून की इजाजत देंगे? याद रखिए, जिंदगियां बर्बाद करने का काम आप कर रहे हैं और सबसे बड़ा इसका नुकसान होगा। किसका नुकसान होगा? दलितों का, मुसलमानों का, आदिवासियों का। और वो पॉलिटिकल पार्टीज जो कल आज सत्ता में है, कल नहीं रहेंगे, वो बदले की भावना से काम करते हैं। सर मुझे पुलिस ने पीटा सर, 1999 22 दिसंबर को मेरे सर पर 20 टाके लगे, पीठ से लेकर पैर तक मारा गया। आपको मालूम सर क्या हुआ? तेलुगु देशम की सरकार थी, उन्होंने उन दोनों पुलिस वालों को जिन्होंने मुझे मारा था उनको आईपीएस कन्फर कर दिया। आईपीएस अरे मैं तैयार हूं मरने के लिए, तुम मारोगे क्या? बोलो,
कहाँ मारोगे बताओ? अरे तुम कहाँ मारोगे? तुम्हारी गोलियां खत्म हो जाएंगी, मैं जिंदा रहूंगा। अरे तुम्हारी गोली डरने वाला बैठो तुम। अरे चप्पन देखे बैठो तुम। प्लीज आप बैठ जाइए। टेररिज्म का देखिए सर, आप बैठ जाइए प्लीज। यूएपीए का सर, मैं खत्म कर, टेररिज्म उनको रोकिए सर। ओके प्लीज सिट डाउन। हाँ, तुम गोली मार सकते, सस्पेंड नहीं कर सकते और कुछ नहीं कर सकते। डोंट से एनीथिंग। टेररिज्म का डेफिनेशन में आप देखिए, यूएपीए का सेक्शन 16 क्लॉज 113 में आ गया। यूएपीए का सेक्शन 15 क्लॉज 131 में आ गया। देख लेंगे उसको, देख लेंगे। यूएपीए का आपत्तिजनक अंश निकाल दिए जाएंगे। यूएपीए का क्लॉज 18 113(4) में आ गया। यूएपीए का क्लॉज 18 113(3) में आ गया। यूएपीए का क्लॉज 20 113(5) में आ गया। यूएपीए का सेक्शन 19 113(6) में आ गया। अरे भाई साहब, फिर क्या बचा है? आप यूएपीए से, मकोका से, गुजरात कोका से पीएमएलए सब ला लिए। तो स्पीकर सर, मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले मैं उम्मीद कर रहा था कि मैंने वजीर दाखिला का एक स्टेटमेंट सुना था अमित शाह साहब का, कि जब गुजरात के होम मिनिस्टर थे तो उन पर जुल्म किया गया, उनको दबाया गया। मगर हम ये समझ रहे थे कि जिस शख्स पर नाइंसाफी हुई है, जो वो क्लेम कर रहे हैं, तो कम से कम वो दूसरों से नाइंसाफी तो नहीं करेंगे। आप क्या कर रहे हैं? अरे ऐसे हजारों लोग हैं जिन पर जुल्म हो रहा है, ना उनके पास दलील है, ना उनके पास वकील है, ना उनके पास आजादी है। तो ये तीन सर मैं आखिर एक लव ये तीनों कवानीन हमारे मुल्क की जमहूरियत के लिए, इन गरीब तबकात के लिए नुकसानदेह साबित होगा। और ये सरकार को मैं चार्ज दे रहा हूं, आप चेक रिपब्लिक में निखिल गुप्ता बैठा है, लेके आओ ना उसको। कुलभूषण यादव पाकिस्तान में बैठा है, लेके आओ ना। कतर में हमारे फौजी बैठे, लेके आओ ना उनको। अरे कहां तुम्हारी देशभक्ति है? अरे निखिल गुप्ता को लाओ, इस कानून में इस्तेमाल करो। मगर वो नहीं बोलेंगे। मैं इस कानून के मुखालिफत में खड़ा हूं जो भारत की जमहूरियत के लिए खतरा बनेगा। शुक्रिया।